आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। सेमेस्टर 5 के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का पार्ट 1 जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही, जिसमें से 4 टॉपिक कवर किए थे। ये 4 टॉपिक, और सोचे थे कि पार्ट 2 में मैं ये तीनों जो है वो टॉपिक कवर करूँगी, लेकिन तीनों टॉपिक जो है वो एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताना है। ये सब डायग्राम है, तो इन सब डायग्राम को अगर मैं वीडियो में बना दूंगी तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं सोची हूँ कि इसे अलग अलग पार्ट वाइज करके 3 पार्ट में बांटूंगी और तीनों को बना के भी दिखाऊंगी सारा डायग्राम, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं बेंड डायग्राम यानी बेंड ग्राफ को बताऊंगी, उसके बाद रेक्टेंगुलर डायग्राम, उसके बाद क्यूब डायग्राम। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बेंड ग्राफ को। बेंड ग्राफ को हिंदी में पट्टिका आरेख कहते हैं। पट्टिका आरेख। तो बेंड ग्राफ होता क्या है? बेंड ग्राफ जो है एक विशिष्ट प्रकार का सांख्यिकीय आरेख है। कैसा आरेख है? एक विशिष्ट प्रकार का सांख्यिकीय आरेख है, स्टैटिस्टिकल डायग्राम है, जिसका उपयोग समय के साथ विभिन्न घटकों के कुल योग और उनके व्यक्तिगत योगदान को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो बेंड ग्राफ का जो प्रयोग है यानी उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग समय के साथ कोई तत्व या विभिन्न घटक जो होते हैं, जैसे कि वस्तु यहाँ पे दिया है फॉर एग्जांपल के लिए टी, जूट गुड्स, टोबैको, लेदर्स गुड्स, कॉटन टेक्सटाइल, तो ये सभी क्या हैं? विभिन्न घटक हैं। अब समय के साथ धीरे धीरे इनमें क्या होता है? इनके योगदान में उतार चढ़ाव होता है, परिवर्तन होते हैं। कभी टी का जो होता है एक्सपोर्ट वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोर्ट वैल्यू दिखाया गया है। मान लीजिए कभी टी का एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाएगा, तो कभी जूट गुड्स का एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाएगा, टोबैको का एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार इनके जो व्यक्तिगत योगदान है, व्यक्तिगत योगदान में समय के साथ परिवर्तन होता है, उनमें उतार चढ़ाव आता है। तो इस परिवर्तन और उतार चढ़ाव को ही प्रदर्शित किसमें किया जाता है? बेंड ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए बेंड ग्राफ बनाते हैं। इसमें अलग अलग आंकड़े पट्टियों या बैंड के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे बेंड ग्राफ कहते हैं। तो बेंड ग्राफ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अलग अलग आंकड़े हैं ना, वो पट्टियों या बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। बेंड ग्राफ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मिश्रित रेखा ग्राफ यानी कंपाउंड लाइन ग्राफ भी कहा जाता है और संकेंद्रित रेखा ग्राफ भी कहा जाता है। कोई पूछे कि बेंड ग्राफ जो है उसे और किन नामों से जाना जाता है, तो इसे मिश्रित रेखा ग्राफ या संकेंद्रित रेखा ग्राफ भी कहा जाता है। इसका एप्लीकेशन यानी कि उपयोग क्या है, किन किन क्षेत्रों में बेंड ग्राफ जो है वो उपयोग होता है? तो इसका उपयोग भूमि उपयोग दिखाने के लिए, लैंड यूज पैटर्न के लिए भी किया जाता है। तो भूमि उपयोग में जैसे कि भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है, जैसे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए और रेसिडेंटल के लिए। तो मान लीजिए कि कुछ परसेंट भूमि जो है वो रेसिडेंटल के लिए है, कुछ परसेंट भूमि इंडस्ट्री के लिए, कुछ परसेंट भूमि एग्रीकल्चर के लिए है। तो ये जो भूमि उपयोग है क्या हमेशा एक ही जैसा रहेगा? नहीं, कभी जो है इंडस्ट्री का भूमि उपयोग जो है लैंड यूज वो बढ़ जाएगा, कभी एग्रीकल्चर में वृद्धि हो जाएगी, तो कभी क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर के बाद कभी रेसिडेंटल एरिया में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से भूमि उपयोग में भी उतार चढ़ाव और परिवर्तन होता ही रहेगा इनके योगदान में। तो इसलिए इसे बेंड ग्राफ यानी कि पट्टिका आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन में क्या होता है? जनसंख्या जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि जनसंख्या में सिर्फ एक ही मतलब प्रकार के नहीं ना होता है, इसमें मेल होते हैं, फीमेल होता है, चाइल्ड यानी कि बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो इन सब से मिलकर एक जनसंख्या बनती है। तो जनसंख्या संगठन में इनका योगदान यानी कि मेल, फीमेल, चाइल्ड एंड ओल्ड एज के जो होते हैं उनका सबका योगदान जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी मेल का मतलब ज़्यादा मेल हो जाएंगे, कभी कभी फीमेल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, कभी तो चाइल्ड की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, कभी ओल्ड एज के लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इन्हें प्रदर्शित किससे किया जाता है? बेंड ग्राफ से। अब रोजगार के क्षेत्र के लिए भी क्या किया जाता है? बेंड ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को दर्शाने के लिए, खनिज या फसल उत्पादन को दर्शाने के लिए। मान लीजिए खनिज में जैसे कि हो गया कोयला, लोहा यस्क, बॉक्साइट, तांबा, इन सब का उत्पादन हो रहा है और इन सब के उत्पादन में क्या होगा, समय के साथ धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होगा, इनके योगदान में उतार चढ़ाव होगा। तो इनको भी दर्शाने के लिए बेंड ग्राफ का प्रयोग करेंगे। फसल उत्पादन जैसे कि बहुत सारा चीज़ों का फसल, जैसे चाय, कॉफ़ी, चावल, इन सब फसलों के उत्पादन में के योगदान में भी उतार चढ़ाव आता है। तो इनको दर्शाने के लिए बेंड ग्राफ का प्रयोग किया जाएगा। अब बेंड ग्राफ का एक एग्जाम्पल लेंगे कि इसे कैसे बनाया जाएगा। तो दिए गए आंकड़ों की सहायता से एक पट्टिका आरेख यानी कि बेंड ग्राफ बनाइए। ये क्या है? यहाँ पे आंकड़ा दे दिया गया है और इस आंकड़े में यहाँ पे जो है ये कमोडिटी है यानी कि वस्तु है, जिसमें से कितने वस्तु हैं? कुल 5 वस्तु हैं। टी है, जूट गुड्स है,
टोबैको है, लेदर्स गुड्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल हैं, यानी कि चाय, जूट की वस्तुएं, तंबाकू, चमड़ा की वस्तुएं और सूती वस्त्र हैं। तो इनका एक्सपोर्ट वैल्यू किस में दिया है, अरब आरएस में, यानी कि अरब रुपीज़ में दिया हुआ है। और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1965 to 66, 1970 to 71, 1973 to 74। तो यहाँ पे जो 1965 से 66 के बाद 1970 to 71 आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि बीच में कुछ ईयर छूट चुका है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ क्लास इंटरवल नहीं है कि एक के बाद एक सीरियल से होगा, इसमें जो है वो जो ईयर में जो एक्सपोर्ट वैल्यू वही दिखाया गया है। तो 1965 to 66 के बीच में जो टी का एक्सपोर्ट वैल्यू है वो कितना है, 1.1 है, और 1970 से 71 के बीच में क्या है, 1.4 है। तो इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है। अब जूट गुड्स, तो जूट गुड्स में क्या हुआ, 1965 से 66 के बीच में जो जूट गुड्स का एक्सपोर्ट वैल्यू है वो 1.9 है। फिर 1970 से 71 में भी 1.9 है, उसी प्रकार 73 से 74 में 2.3 है, 2.9 है, 2.5 है, 2.0 है, 2.4 है, 1.7, इस प्रकार घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, ये दोनों हो रहा है। तो ये समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके योगदान में परिवर्तन हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इनको हम किसकी सहायता से दर्शाते हैं, बैंड ग्राफ की सहायता से दर्शाते हैं। तो बैंड ग्राफ को बनाने के लिए ये तो क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बैंड ग्राफ का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें उसका कॉम्युलेटिव वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सारे वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट वैल्यू था, यहाँ पे एक्सपोर्ट वैल्यू, और यहाँ पे ईयर है, ईयर का एक्सपोर्ट वैल्यू मान लीजिए टी है, तो टी का एक्सपोर्ट वैल्यू यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब उसी एक्सपोर्ट वैल्यू से मुझे कॉम्युलेटिव वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बैंड ग्राफ है वो कॉम्युलेटिव वैल्यू से निकलता है, ना कि एक्सपोर्ट वैल्यू से। तो एक्सपोर्ट वैल्यू ना बल्कि कॉम्युलेटिव वैल्यू। तो कॉम्युलेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी संचय मूल्य, ये निर्यात मूल्य है। अब हम संचय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉम्युलेटिव वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे टी का एक्सपोर्ट वैल्यू 1.1 है, तो इसका कॉम्युलेटिव वैल्यू भी 1.1 ही होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो जूट गुड्स है उसका 1.9 कॉम्युलेटिव वैल्यू था, लेकिन इसका कॉम्युलेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 + 1.9 = 3.0, यानी कि इसमें इसका संचयी मूल्य जब हम निकालेंगे तो क्या होगा कि 1.1 में 1.9 को जोड़ के यहाँ पे 3.3 लिखेंगे, यानी कि ऐसे होगा 1.1 + 1.9 = 3.0। इसी प्रकार 3.0 + 0.2 = 3.2। फिर इसी प्रकार 3.2 + 0.3 = 3.5, यानी कि इसी तरह जो है वो कॉम्युलेटिव वैल्यू निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अब हम देखेंगे 1970 से 71 में क्या है, तो टी का एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो क्या है, टी चाय का एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है, तो 1.4 है, तो कॉम्युलेटिव वैल्यू भी 1.4 होगा। अब जूट गुड्स का जो है 1.9 है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 1.4 + 1.9 = 3.3 हो जाएगा। अब 3.3 में 0.3 को जोड़ देंगे तो 3.6 हो जाएगा। फिर 3.6 में हम 0.7 को जोड़ेंगे तो 4.3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, कॉम्युलेटिव वैल्यू निकाला जाता है। और लास्ट में जो कॉम्युलेटिव वैल्यू आता है वो कितना होता है, इस पूरे टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू का जब हम ऐड कर देंगे सबको, तो वो कॉम्युलेटिव वैल्यू के लास्ट में जो मान आता है ना उसके बराबर होता है। जैसे कि हम इस सबको इस टोटल को जोड़ेंगे तो भी 4.0 आएगा, और इसका जो लास्ट वाला आंकड़ा है वो 4.0 आएगा, यानी कि कॉम्युलेटिव वैल्यू 4.0 आएगा। इसीलिए कॉम्युलेटिव वैल्यू का लास्ट वाला जो आंकड़ा आता है वो इसका टोटल होता है। तो इस प्रकार से हम सारे ईयर का कॉम्युलेटिव वैल्यू निकालेंगे, एक्सपोर्ट वैल्यू से ही कॉम्युलेटिव वैल्यू निकलेगा। अब इसको ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, तो इसे ग्राफ में दर्शाने के लिए कॉम्युलेटिव वैल्यू का प्रयोग करेंगे। कॉम्युलेटिव वैल्यू से ही ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ तो इसमें नहीं बता सकते हैं, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका। तो ग्राफ जो है हम एक साथ इसमें नहीं बता सकते, इसलिए इसके लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ है और ये है ग्राफ का वाई एक्सिस। ये क्या है, ये ग्राफ का वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या दिखाया गया है, रुपीज़ को दिखाया गया है, मतलब अरब रुपीज़ में दिखाया गया है। और इधर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ईयर को दिखाया गया है। और ये जो है इसे हम कहते हैं वक्र। और दो वक्र के बीच में अगर हम शेडिंग कर देंगे तो ये एक पट्टिका के जैसा बन गया, पट्टिका।
तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ये सब एक बैंड के जैसा दिखाई दे रहा है और सब बैंड को अलग अलग डिजाइन से, मतलब अलग अलग प्रकार से रंगा गया है, इसको शेडिंग किया गया है। तो सारे जो अलग अलग शेडिंग किए गए हैं वो अलग अलग कमोडिटीज़ हैं, यानी अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे कि ये चाय है, ये जूट गुड्स का बैंड है, और ये लेदर्स गुड्स का है, नहीं ये तो टोबैको का है, और ये है लेदर्स गुड्स का, और ये है कॉटन टेक्सटाइल का। तो इस प्रकार से अलग अलग का अलग अलग दिया हुआ है, और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे बैंड ग्राफ बनाया गया है। एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कमोडिटीज़ ऑफ इंडिया 1965 टू 66 से लेकर 1978 से 79 के बीच का मतलब समय दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं वो वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं बैंड ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए थे, सबका कम्युलेटिव वैल्यू निकाले थे। तो कम्युलेटिव वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे कि टी का जो एक्सपोर्ट वैल्यू है ये क्या है, 1.1 है, और इसका कम्युलेटिव वैल्यू भी 1.1 ही होगा। अब जूट गुड्स का कम्युलेटिव वैल्यू क्या होगा, ये टी का कम्युलेटिव वैल्यू प्लस जूट का एक्सपोर्ट वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तब जूट का कम्युलेटिव वैल्यू निकलेगा। यानी कि इन दोनों के जुड़ने से ये वाला डाटा जो है वो मिलेगा, फिर ये दोनों के जुड़ने से ये डाटा मिलेगा, ये दोनों के जुड़ने से ये डाटा 3.5 मिलेगा, फिर 3.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 4.0 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे जुड़ने से क्या होता है, कम्युलेटिव वैल्यू निकलता है। कम्युलेटिव वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, संचयी मूल्य कहते हैं। और जो लास्ट में ये डाटा आता है वो एक्सपोर्ट वैल्यू के पूरा जोड़ने से क्या होगा, जो प्राप्त होगा वही कम्युलेटिव वैल्यू का लास्ट डाटा रहेगा। तो ये लास्ट वाला और इसका टोटल दोनों सेम होता है। तो इस प्रकार से सबका कम्युलेटिव वैल्यू निकालेंगे सारे ईयर का। तो अब इसको हम ग्राफ में जब ऐसे बनाएंगे तो ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में अरब रुपीज़ में रहेगा, अरब रुपीज़ में, और ये बैंड ग्राफ जो है बनेगा यहाँ पे अरब रुपीज़ में वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस में ईयर रहेगा, ईयर। उसके बाद बीच में ये ग्राफ बनेगा, बैंड बनेगा सबका। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस में जब अरब आ रहे थे तो इसे कम्युलेटिव वैल्यू से ही बनाया जाता है। तो कम्युलेटिव वैल्यू सबसे अधिक जो है यहाँ पे 16.3 है, सबसे अधिक किसका है, कॉटन टेक्सटाइल का। और 1977 से 78 के बीच में जो है वो कॉटन टेक्सटाइल का सबसे ज़्यादा कम्युलेटिव वैल्यू 16.3 है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना जाएगा वाई एक्सिस का, तो 17 तक जाएगा, ताकि हम 16.3 को भी कवर कर सके, क्योंकि 17 के नीचे ही आता है। और वाई एक्सिस तो हो गया। अब एक्स एक्सिस में ईयर रहेगा, तो टोटल ईयर कितने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कट लगाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में ईयर को दर्शाने के लिए। तो अब कैसे इसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक सीधा लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के लिए, पूरा बेस लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और 8 कट लगाना है, तो पहले से ही मतलब 2-2 सेंटीमीटर का 8 कट लगाएंगे एक्स एक्सिस में, 2-2 सेंटीमीटर का। जैसे कि 0 से लेकर 2, यहाँ पे 1 होगा, पहला वाला फर्स्ट में 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। यानी एक कट यहाँ लगेगा, एक दूसरा कट यहाँ, 2-2 सेंटीमीटर के अंतराल में है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये रहा 8वां। अब वाई एक्सिस जो है हम बताए थे हाईएस्ट वैल्यू 16.3 था, तो वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे, हाईएस्ट वैल्यू 17 तक जाएंगे, 17 तक जाएंगे। ये बिल्कुल सीधा लाइन होना चाहिए, इसीलिए इसे 90 डिग्री के कोण बना के करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री, जिधर यहाँ पे एक सीधा लाइन होगा इधर भी होगा। हाईएस्ट जाएंगे 17 तक, यहाँ 17 है, 17 से लेकर 0, ये हो गया। अब इसमें कट लगाएंगे 17 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 कट हो गया। तो यहाँ पे ईयर जो है, सबसे पहला ईयर क्या था, वो यहाँ पे दिखेगा 1965 से 66। तो ये वाई एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में ईयर रहेगा 1965 से 66, फिर 1970 टू 71, फिर 1973 टू 74। इस प्रकार से सारा ईयर लिख देंगे।
उसके बाद 74 के बाद 75, फिर 1975 टू 76, 1976 टू 1977, उसके बाद 1977 टू 78, फिर 1978 टू 79। ये टोटल ईयर हो गया। अब इधर भी 17 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, एकदम सीधा है। यहाँ पे जो बिंदु दिए थे 90 डिग्री का, इसी पूरा सीधा खींचेंगे यहाँ भी। ये हो गया पूरा सीधा। अब यहाँ से ये रहेगा कम्युलेटिव वैल्यू का, तो कम्युलेटिव यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये रहा हाईएस्ट वैल्यू 17। ये कम्युलेटिव वैल्यू यहाँ पे RS यानी कि अरब RS में दिखाएंगे, अरब RS। और ये ईयर है, इधर क्या है, ये ईयर है, वाई ईयर। और यहाँ पे रुपीज दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस में। अब इस ग्राफ को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको 1965 से 66 का कम्युलेटिव वैल्यू देखना पड़ेगा। सबसे पहले पहला जो मेरा कमोडिटी है वो है टी, तो इसका कम्युलेटिव वैल्यू क्या है 1.1। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर रहता तो इजीली बन जाता, लेकिन इसमें ग्राफ पेपर नहीं है, जिसके कारण हमको ये सीधा सीधा लाइन जो है यहाँ पे अभी खींचना पड़ेगा। तो वो पेंसिल से खींचेंगे, उसके बाद पेंसिल से खींच के जब पूरा बन जाएगा तो उसे मिटा देंगे। यहाँ भी 17 कट करते हैं, पेंसिल से करेंगे। इस लाइन में भी हम क्या किए, इस स्केल की सहायता से 17 कट लगा चुके हैं। अभी सारे कट को इधर वाले कट से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ताकि जब हम डाटा लेंगे, जो कि डाटा कुछ पॉइंट में करके है, तो इजीली हम ले सकें। तो इसीलिए ताकि ज़्यादा गलत ना हो, सही डाटा आए ग्राफ पे, तो इसको मिलाते जाएंगे। इस प्रकार से हम क्या किए, ये दोनों कट को मिलाकर सीधा सीधा लाइन खींच दिए हैं। अब इसमें पॉइंट मतलब बिंदु डालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1965 टू 66 में टी का कम्युलेटिव वैल्यू 1.1 है। तो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 1.1, ये सब सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि ये है 1 के बाद 1.1 हम कहाँ लेंगे, तो 1 के बाद इधर 1.1, यानी कि यहाँ होगा, ये बिंदु यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद 1970 से 71 में टी का कम्युलेटिव वैल्यू कितना है, तो 1970 से 71 में टी का कम्युलेटिव वैल्यू जो है 1.4 है। 1.4 लेंगे, 1.4 कहाँ आएगा, तो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 5 से एक नीचे 1.4, ये 1.4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1973 से 74 के बीच में टी का कम्युलेटिव वैल्यू कितना रहेगा, तो 1973 से 74 के बीच में टी का कम्युलेटिव वैल्यू जो है वो 1.5 है। अब 1.5 इसमें कहाँ आएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1.5, ये रहा 1.5। अब 1974 से 75 के बीच में टी का कम्युलेटिव वैल्यू देखेंगे, कितना है टी का कम्युलेटिव वैल्यू इसके बीच में। तो इसका जो कम्युलेटिव वैल्यू है 1974 से 75 के बीच में, तो 2.3 है। कितना है, 2.3। तो यहाँ पे 2.3 लेंगे, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, मतलब 2.3 यहाँ पे आएगा बिंदी, ये बिंदी ले लिए। अब 75 से 76 के बीच में टी का कम्युलेटिव वैल्यू कितना है, तो इसका कम्युलेटिव वैल्यू जो है वो 2.4 है। 2.4 है, तो कितना हो जाएगा, 1, 2 और 2.4, तो ये यहाँ पे जाएगा 2.4। अब 76 से 77 के बीच में कम्युलेटिव वैल्यू कितना है टी का, 76 से कितना, 76 से 77, 76 से 77 के बीच में 2.9 है। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 2.9 यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब 77 से 78 के बीच में कितना है, 77 से 78 के बीच में 5.7 है। 5.7, 1, 2, 3, 4, 5 और 7 कहाँ पे आ जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे 7, 5.7 जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 78 से 79 के बीच में कितना होगा, 78 से 79 के बीच में 3.4 है। तो 1, 2, 3 के बाद यहाँ पे 4 आता है, तो
तो 3.4 है, यहाँ पे लगाएंगे बिंदी। अब इन सारी बिंदी को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो इसको कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ आया था, ये सब स्केल से किया जाता है। इस प्रकार से ये टी का बन गया। अब इसको जब हम शेडिंग कर देंगे इसमें, तो ये एक प्रकार से बैंड बन जाएगा, इसीलिए इसे बैंड ग्राफ कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम टी का निकालें, उसी प्रकार से इस पूरे ग्राफ की सहायता से क्या करेंगे, टी के बाद क्या है, जूट गुड्स है, तो जूट गुड्स का भी निकालेंगे, उसी प्रकार से टोबैको का भी निकालेंगे, सब कम्युलेटिव वैल्यू से निकलेगा। तो जूट गुड्स का निकालते हैं, तो जूट गुड्स का जो कम्युलेटिव वैल्यू है वो 1965 to 66 के बीच में कितना है, 3.0 है। तो इसी तरह हम इसका भी निकालेंगे 3.0, 1 2 3 के बाद तो 3.0 यानी कि 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा इसका बिंदी। उसके बाद फिर है 1970 to 71 के बीच में जो जूट गुड्स का है वो 3.3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.3, यहाँ पे 2 3 और 3.3, तो यहाँ पे जाएगा 3.3। अब 73 से 74 के बीच में कितना होगा, 73 से 74 के बीच में 3.8 है कम्युलेटिव वैल्यू, तो 1 2 3 और 3.8, तो यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार हम सब बिंदी करेंगे। अब वो जूट गुड्स का भी, अब जूट गुड्स का भी सारा डॉट जो है वो कर दिए हैं, ये सारा डॉट। अब सब डॉट को जो है वो एक दूसरे से मिला देंगे। तो फर्स्ट में 3 है, और जिस प्रकार से टी का किए, जूट गुड्स का किए, उसी प्रकार से हम सबका कम्युलेटिव वैल्यू की मदद से टोबैको, लेदर्स गुड्स और कॉटन टेक्सटाइल का बना लेंगे। उसके बाद इसमें जाके शेडिंग करेंगे। तो ये ग्राफ जब पूरा बन जाएगा, एक एक करके जब हम बनाएंगे, जैसे कि टी का सबसे पहले किए थे चाय का, चाय के बाद हम किसका किए, जूट गुड्स का, तो जूट गुड्स के बाद टोबैको का करेंगे। तो इस प्रकार से डॉट डॉट करके सबको मिलाने के बाद, एक एक करके मतलब कम्युलेटिव वैल्यू से मिलाने के बाद क्या होगा, इसमें सब में जाके अलग अलग शेडिंग करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कौन सा जो है वो कौन सा तत्व मतलब कौन सा वस्तु जो है किस ग्राफ में आता है, मतलब किस बैंड में है। और इस प्रकार से जो ये बना, इसे बैंड के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे बैंड ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अलग अलग पट्टिका हैं। तो इन सारे पट्टिकाओं को मतलब जब एक साथ देखेंगे तो ये पट्टिका ग्राफ के रूप में, पट्टिका आरेख के रूप में दिखता है, इसीलिए इसे बैंड ग्राफ कहते हैं। तो इन सबको मिलाने के बाद इनमें अलग अलग शेडिंग किया गया है। तो ये जो शेडिंग है वो किस चीज़ का है, ये चाय का है। उसके बाद ये शेडिंग जूट गुड्स का है, और उसके बाद ये यहाँ पे ये वाला शेडिंग जो है वो टोबैको का है, और ये प्लस वाला शेडिंग जो है लेदर्स गुड्स का है, और ये जो शेडिंग दिया हुआ है वो कॉटन टेक्सटाइल का है। तो इस प्रकार से सब अलग अलग करके मिला दिए हैं। पूरा फाइनली जो बैंड ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पे इंडेक्स देना है, और सबसे ऊपर में हेडिंग लिखना है बैंड ग्राफ। उसके बाद एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कमोडिटीज ऑफ इंडिया 1965 to 66 to 1978 to 79। तो ये जो बैंड ग्राफ जब हम पूरा बना लेंगे तो पूरा इस प्रकार से दिखेगा। कंप्लीट।